नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो कल इंडसइंड बैंक में हाहाकार मच गया। शेयर 27% एक दिन में गिर गया। बड़ी रेयर बात होती है एक इस तरह के प्राइवेट सेक्टर बैंक के एक दिन में 27% गिरने की। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी बिना किसी कारण के कोई शेयर, कम से कम प्राइवेट सेक्टर बैंक का शेयर, इतनी तेज़ी से 27% गिरा हो। मुझे 2008 के आसपास का ये ध्यान है कि आईसीआईसीआई बैंक में कुछ डेरिवेटिव ट्रेड में लॉस के कारण ये खबरें आई थी कि आईसीआईसीआई बैंक में बहुत ज़बरदस्त संकट है और उसके बाद एटीएम्स के बाहर लाइन लग गई थी और सारे एटीएम खाली हो गए थे। बड़ी मुश्किल से उस बैंक की लिक्विडिटी को मेंटेन किया गया और इसमें हमारे आरबीआई को, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को इंटैक्ट रखने में 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए। अगर आरबीआई जैसा रेगुलेटर नहीं हो और अगर आरबीआई अपना डंडा फाइनेंशियल सिस्टम पे नहीं चलाए तो शायद आपका और हमारा पैसा सुरक्षित नहीं रहे। आरबीआई वो रेगुलेटर है जो कितने भी पॉलिटिकल प्रेशर के आ जाए या कोई भी व्यापारी या कोई बड़ा बिजनेस घराना आ जाए, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं होता है। चाहे आप उसे कितना भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर मान लें, लेकिन फिर भी कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, कैसा भी बिजनेस घराना आ जाए, आरबीआई ने अपने कर्तव्यों में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई कोताही नहीं की। अब ये नया जो समस्या खड़ी हो गई है वो इंडसइंड बैंक वाली, तो पहले जानते हैं कि आखिर ये समस्या क्या है। देखिए, इंडसइंड बैंक में एक कोई लॉस हो गया है डेरिवेटिव ट्रेड्स में। अब वो क्या लॉस हुआ है, किस तरीके से लॉस हो, उसके लिए उन्होंने 10 तारीख को एक कॉन कॉल की और कॉन कॉल में उन्होंने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ये समझाया कि ये हमारा लॉस किस तरीके से हुआ है। तो मैं वो सारी चीज़ें तो आपको कन्फ्यूज़न में, उन सब चीज़ों के कन्फ्यूज़न में तो अब डालूंगा नहीं कि एक हमारी डेस्क है, इंटरनल डेस्क है, एक हमारी एक्सटर्नल डेस्क है और वहाँ से हम एएलएम मैनेज करते हैं और एएलएम में साहब जो है हेज पोजीशन की अकाउंटिंग होती है और एक्सटर्नल डेस्क में जो है वो मार्क टू मार्केट की होती है और जो बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वो तो मैं बात आपको करूँगा नहीं। आप तो सबसे बड़ी बात ये मान लीजिए कि कोई डेरिवेटिव ट्रेड्स, ये फॉरेन एक्सचेंज जो डिपॉजिट्स थे और उनकी कोई बोरोइंग थी फॉरेन एक्सचेंज में, उसकी हेजिंग के कारण इनको कोई नुकसान हो गया। मतलब ये नुकसान जो है वो हेज करने के एक्शन के कारण हुआ है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। खैर, अपन तो इतना समझ लें उनको लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? तो इनके अनुसार लॉस जो है, जो ये बता रहे हैं, वो 1520 करोड़ का है और इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया। और उन्होंने कहा है कि हमारी जो नेटवर्थ है उसके ऊपर 2.35% का उस पर हिट आएगा, यानी कि उसमें से वो इतने 2.35% कम हो जाएंगे। तो 1520 करोड़ कोई बहुत छोटी मोटी रकम तो है नहीं, क्योंकि इनका प्रॉफिट ही 1300-1400 करोड़ हर क्वार्टर में आता है। खैर, अब ये लॉस जो हुआ ये कब से चल रहा है? तो इन्होंने ये कहा पिछले 5 से 7 साल में ये जो लॉस है ना, ये उस ड्यूरेशन का है। तो 5 साल से तो जो इस बैंक में एमडी और सीईओ हैं वो सुमंत कटपालिया जी हैं। तो भाई साहब, आप क्या कर रहे थे? आपको पता है अब कैसे चला? वो इतने दिनों से, जो 5 साल से आप तनख्वाह ले रहे थे, उसमें आपने क्या एक्शन लिया? फिर इन्होंने कहा कि हमको ये बात जो है ना, ये हमारे इंटरनल असेसमेंट में पता लगी। कब पता लगी? अक्टूबर 24 में। और हमने एक एक्सटर्नल एजेंसी को इस बारे में
फर्दर जांच करने के लिए और हमारे सिस्टम एंड प्रोसीजर्स को चेक करने के लिए हमने एक बाहरी एजेंसी को अपॉइंट कर दिया। तो ये जब अक्टूबर 2024 में आपको ये बात पता लग गई कि यहाँ कोई इशू है और आपने एक एक्सटर्नल एजेंसी को अपॉइंट कर दिया, तो कोई बड़ी बात होगी तभी एक्सटर्नल एजेंसी को अपॉइंट किया है आपने। छोटी मोटी बात पे तो कोई करता ही नहीं है। तो फिर आपने उस टाइम डिस्क्लोज़र क्यों नहीं दिया? आपको उस टाइम डिस्क्लोज़र दे देना चाहिए, आपने नहीं दिया। अक्टूबर में ये बात आई और नवंबर में आप शेयर की प्राइस देखिएगा, नवंबर के माह में ज़बरदस्त शेयर की प्राइस गिरी। इसका मतलब किसी न किसी जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो पता है, और रिटेल वाले को बेचारे को कुछ पता नहीं है, वो एवरेजिंग कर रहा है हमेशा की तरह। तो नवंबर से अब आप कहेंगे कि नवंबर से तो वैसे ही मार्केट गिर रहा है, तो इतनी गिरावट जितने इंडसइंड बैंक के शेयर में हुई है, आप दूसरे शेयरों में कंपैरिजन कर लीजिए, जो बैंकों के जो इसी तरीके के जो बड़े बैंक्स की बात मैं कर रहा हूँ, 3, 4, 5 बैंक जो हैं, वो आप कंपैरिजन कर लीजिए कि किस में कितनी गिरावट हुई। इंडसइंड बैंक में तो ज़बरदस्त गिरावट है नवंबर में। इसका मतलब किसी न किसी को तो आइडिया था ना ये कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। अब फिर क्या है कि दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट जो इन्होंने जनवरी में डिक्लेयर किए, मतलब जनवरी 25 में डिक्लेयर किए, उस डिक्लेरेशन से, रिजल्ट के डिक्लेरेशन से पहले इनकी जो CFO साहब है ना, वो रिज़ाइन कर देते हैं। अब आपने ये बात देखा ना, वो जेंसोल में भी ऐसे हुआ और कई जगह ऐसा होता है कि जब CFO जो है वो रिजल्ट से पहले रिज़ाइन कर दे, तो आप ये समझ लीजिए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए शेयर के बारे में। अब क्यों उन्होंने रिज़ाइन किया? इनसे जब पूछा गया कि साहब CFO ने आपको रिज़ाइन, कॉन कॉल में पूछा कि साहब CFO ने रिज़ाइन किया, इसका तो इस बात से जो आपके लॉस जो आपको लगा इससे कोई रिलेशन नहीं है ना। तो ये कहते नहीं उनको तो उन्होंने तो एक लेटर लिखा है और आप उनका रेजिग्नेशन लेटर जो है ना वो अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है, और वो तो फाइलिंग में भी हमने डाला है, तो उनकी तो कुछ अलग ही। अरे भाई, फाइलिंग में कौन ये कहता है क्या? कोई अपने रेजिग्नेशन में ये लेटर लिख के देता है क्या कि मेरे और मेरी असली बात क्या थी वो यही कहता है हमेशा मैं हम तो ग्रीनर पास्चर्स के लिए, मैं और कहीं दूसरी जगह एवेन्यू देखने के लिए या मैं कुछ और काम करने के लिए रिज़ाइन कर रहा हूँ, वो लिख के ये थोड़ी जाता है कि साहब मेरी तो मैनेजमेंट से खटपट थी और मैनेजमेंट को ये बात पता था और ये मेरे को फोर्स कर रहे थे कि इस चीज़ को छुपाया जाए, बताया नहीं जाए, ये थोड़ी कहेगा वो। अब क्या कहते हैं साहब, ये जो इंडसइंड बैंक के जो MD और CEO हैं, इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले RBI से अपने टेन्योर के लिए एक्सटेंशन मांगा और ये लेटर भेजा, बोर्ड भेजता है एक्चुअली लेटर, कि साहब इनको 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया जाए। और RBI से ये लेटर आया कि साहब 3 साल की जगह इनको 1 साल का ही एक्सटेंशन दिया जाता है। और जब भी RBI ये काम करता है, जहाँ वो जितना एक्सटेंशन मांगा गया उससे कम एक्सटेंशन देता है, तो आप ये समझ लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम है। RBI उस आदमी की वर्किंग से खुश नहीं है और इसका मतलब बैंक में कोई इशू हो रहा है, जिसका इसके बारे में RBI को आइडिया है। कॉन कॉल में जब इनसे इस बारे में पूछा गया कि भाई RBI जो है ना, वो क्या इस कारण से आपको एक्सटेंशन नहीं दिया कि ये वाली जो चीज़ है वो RBI को मालूम थी? तो साहब ये जो सुमंत कठपालिया साहब है ना, इन्होंने बड़ी तीखे स्वर में ये कहा कि लगता है उनको मेरी लीडरशिप में विश्वास नहीं है। आपने ठेका ले रखा है क्या कि आप ज़िंदगी भर इंडसइंड बैंक में MD और CEO बने रहेंगे और आप जो मर्जी आए जो बैंक में होता रहेगा? शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है इसमें। RBI के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। RBI की लेगेसी कितने दिन की है, कितनी बड़ी लेगेसी, और आपकी कितनी बड़ी लेगेसी सुमंत कठपालिया साहब? आपके तो हर साल हर टेन्योर में कुछ ना कुछ लफड़ा है। कभी तो डायमंड ट्रेड वाले में जो आपने लैंडिंग की उसमें इशू हो जाता है, कभी इस बार आप रिजल्ट से पहले आप देखो माइक्रो फाइनेंस में आपकी इशू हो गया और आपकी बुक का भट्टा बैठ गया, और अब ये आपके यहाँ से निकल के आ रहा है, तो आप RBI को ये बोल रहे हो।
हैं कि उनकी लीडरशिप पे विश्वास नहीं, आप ही लीडर हो क्या? तो जो कॉन कॉल हुई थी ना, ये रात को हुई थी, 10 तारीख को रात को। और अगले दिन जब इन्होंने ये कह दिया कि साहब मेरी लीडरशिप पे क्या आरबीआई को विश्वास नहीं है, तो इनको डांट पड़ी हुई। किससे? इनके प्रमोटर से। कौन है प्रमोटर? हिंदुजा। वो हिंदुजा जो ब्रिटेन में बैठे हैं। तो देखिए, हिंदुजाज को अपने प्रॉफिट से मतलब है। उनके लिए ये एक एमडी सीईओ कोई किसी खेत की मूली नहीं है। तो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ इन दोनों में, मतलब प्रमोटर में, हिंदुजाज में और इनमें बात हुई होगी, और ज़रूर हिंदुजाज ने कहा होगा कि भाई तुमको क्या लेने देना इस बात का, इस तरीके से आरबीआई के ऊपर उंगली उठा रहे हो। तो है क्या, जब अगले दिन ये कुछ किसी इंग्लिश टीवी चैनल पे आए, दोनों आए, हिंदुजा भी आए और ये सुमंत कठपालिया साहब जो एमडीसी हैं वो भी आए। तो सुमंत कठपालिया साहब का जो टोन था ना, वो काफ़ी सबड्यूड था और काफ़ी नरम था। और हिंदुजाज ने भी बड़ी बचाने की कोशिश की कि नहीं, हमारे बैंक में ऐसा इशू नहीं है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लीपापोती की बातें। ठीक है, अब 2-3 चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कहते हैं लॉस का फिगर जो है ना, वो 1520 करोड़ का है। लॉस का जो असली फिगर है ना, वो 1970 करोड़ का है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? वो ये ऐसे कि ये जो फिगर उन्होंने 1520 करोड़ बताया है ना, ये आफ्टर टैक्स है। अब आप कहेंगे ये क्या बात है अजी, आप किसी लॉस को आफ्टर टैक्स बताते हो क्या? आप किसी लॉस को आफ्टर टैक्स बताते हो क्या? आपको कोई ऑर्डर मिला, आपको इनकम ही हो जाती, मान लीजिए कोई आपकी ट्रेजरी की इनकम हो जाती, तो आप आफ्टर टैक्स बताते क्या उसको? अरे सीधा सीधा एक कॉमर्स का कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है। किसी भी कॉमर्स के 11वीं क्लास के स्टूडेंट से पूछ लो कि खर्चा आपको बढ़ा के दिखाना होता है, मतलब कंजर्वेटिव रहना है तो खर्चा अगर जितना हो रहा है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही एस्टिमेट करके चलना पड़ता है, और जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका थोड़ा सा कम एस्टिमेट करके चलना है। ये कंजर्वेटिव का प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है। आप क्या कर रहे हो? आप ये दिखा रहे हो पब्लिक को कि 1970 का लॉस नहीं है, 1520 करोड़ का लॉस है, लेकिन आपने ये कहीं नहीं कहा कि आफ्टर टैक्स लॉस है। मतलब आपकी हेडलाइन में अगर ये आ जाता है कि आपका लॉस 1970 या 2000 करोड़ का लॉस है, तो अभी तो 1520 करोड़ का फिगर आने के बाद तो 27% गिरा है। हो सकता है 47% गिरता वो इस इतने बड़े 2000 करोड़ के फिगर में। और ये कह रहे हैं 1300-1400 करोड़ का तो इनका प्रॉफिट है और हर क्वार्टर में, और ये कह रहे हैं नहीं अगले क्वार्टर, मतलब ये जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा, जो मार्च 25 का जो रिजल्ट आएंगे, उसमें ये कह रहे हैं नहीं हम तो प्रॉफिट दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे प्रॉफिट? बता दो कैसे दिखाएंगे। उसमें भी लीप अप होती, मतलब लीप अप होती के अलावा कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ये भी ऐसा इशू है जिसमें आरबीआई को ढंग से जांच करनी चाहिए। और ये जो सुमंत कठपालिया साहब है ना, ये जितनी जल्दी इस बैंक से रवाना हो जाए ना, और मैं मानता हूँ कि आरबीआई 4-5 महीने में ये डिसीजन ले लेगा, इनको जाना पड़ेगा। ये किस तरीके की, मतलब आपको जब एक्सटेंशन 1 साल का मिला है ना, तब 3 साल के लिए आपने अप्लाई किया, तब तक आपने कुछ नहीं बताया। अक्टूबर से चल अक्टूबर में आपने एक्सटर्नल एजेंसी अपॉइंट कर दी, और जैसे ही आपको ये बात पता लगी कि मुझे सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, उसके अगले दिन ही आपने ये धमाका कर दिया कि साहब हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम, 3 साल का होता तो शायद आप इसको भी दबा जाते। तो ये सब चल रहा है। अजी रमेश सोबती साहब ने जो छोटे से इंडसइंड बैंक को कहाँ से कहाँ मल्टी बैगर पहुँचा दिया, उसकी सुमंत कठपालिया साहब ने कमर तोड़ के रख दी उस बैंक की। तो मेरी राय तो ये कि देखिए, इस तरह के, पहले ही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बैंकों की हालत ख़राब है। खैर इसका लोन से रिलेशन नहीं है, इसका तो इनके इंटरनल जो डेरिवेटिव ट्रेड्स है ना, उनसे रिलेशन है। तो वहाँ कोई लोन में प्रॉब्लम नहीं, लोन बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आप किस तरह की ये जो है ना, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रख रहे हैं ये, और आप बात को वही जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते जा रहे हैं। असली बात पता नहीं लग रही है, पता नहीं कितने अंदर खाने और क्या होने वाला है। तो मुझे तो कोई ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। खैर, तो
अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कल के वीडियो के बारे में जो मिष्ठान फूड के बारे में है। तो वो भी एक आपने देखा ना, वो तो कंप्लीट फर्जी कंपनी है, सिर्फ कागज़ी कागज़ में है, पता नहीं क्यों तो वो एग्जिस्ट कर रही है और क्यों उसमें ट्रेडिंग हो रही है। गुरमीत सिंह जी ये कहते हैं कि वो एक फार्मर हैं और बासमती उगाते हैं वो, मतलब या तो मैंने प्रोसेसिंग करते होंगे या बासमती उगाते होंगे, धान पैडी जो होता है वो उगाते होंगे। और ये कहते हैं ये ग्रेन मार्केट में, अनाज मंडी में जो है ना, उससे भी रिलेटेड है, उसमें भी कुछ काम करते हैं ये। तो ये कहते हैं बिल्कुल आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि मिष्ठान फूड कोई तो मंडी से परचेज़ नहीं करता, कोई ना एक्सपोर्ट करता है ना रिटेलर को देता है, और मंडी में जो परचेजिंग के लिए कुछ लाइसेंस चाहिए होते हैं वो भी इनके पास नहीं है। वो तो दिख ही रहा है गुरमीत जी, दिख ही रहा है ना, जो सेबी को आंखें दिखा दे, जो इनकम टैक्स को आंखें दिखा दे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आंखें दिखा रहा है। जो आदमी कह रहा है मैं अदालत में चला जाऊँगा, तो उस कंपनी के ऊपर तो अपन क्या कर सकते हैं कि भाई वो तो आपने बेशर्मी हो जाओ आप कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, है ना। कैमरे में फ़ोटो आ गई आपकी किसी आदमी को पीटते हुए, है ना। जब थाने में आपको ले गए तो कहते मेरे आप बता दो मैंने तो किया ही नहीं, आप मैं अदालत में भिड़ेंगे तो उसका क्या करोगे आप। अब जो कार्रवाई चल रही है चलेगी। फिर राजेंद्र कौर रतनपाल जी का क्वेश्चन लेते हैं, वो ऑथम इन्वेस्टमेंट के लिए पूछते हैं। तो देखिए ऑथम इन्वेस्टमेंट है ना, ये खिचड़ी टाइप की कंपनी है। तो ये क्या करती है, ये कुछ इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में, अब इन्वेस्टमेंट क्या करती है तो साहब ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, जैसे आप और हम करते हैं वैसे लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर देती है, अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर देती है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट, मतलब कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस प्रोडक्ट्स में आप ये सोचो, है ना, उसमें इन्वेस्ट कर देती है। 90% तो इनका जो इनकी इनकम है वो इन्वेस्टमेंट से आती है। 10% ये लैंडिंग भी करते हैं, ठीक है, उधार भी देते हैं। NBFC का इनके पास वो हाउसिंग फाइनेंस का और इसकी से इनका लाइसेंस भी है, तो 10% वहाँ से इनकी इनकम जनरेट होती है। तो बात ये है कि इसको वैल्यू कैसे करें। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आप क्यों रख रहे हो, आप 2 टुकड़ों में उसको तोड़ दो। मतलब मैं ऑथम इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट से कह रहा हूँ कि भाई इतना आप अलग अलग की आप शेयर में भी करोगे, बॉन्ड में, तो वैल्यूएशन कैसे मिलेगा आपको, मतलब कैसे इसको इवेल्यूएट करें। तो ऐसी कंपनियों को तो बुक वैल्यू पे इवेल्यूएट करते हैं। तो बुक वैल्यू इसकी 2 है और मार्केट कैप करीब करीब 24,800 करोड़ रुपए का है। प्रमोटर के पास 75% है, FII के पास करीब करीब 7% है और पब्लिक के पास 17-18% पब्लिक के पास है। तो इन्होंने ये कहा, राजेंद्र कौर रतनपाल जी ने ये कहा कि स्क्रीनर से फ़िल्टर करने के बाद इनको मिला। देखिए स्क्रीनर जो है ना एक मशीन है, ये फ़िल्टर करके आपको ये भी निकाल देगी, मिष्ठान फूड भी आएगा। तो ये काम नहीं करना। स्टॉक सिलेक्शन, ये स्टॉक इन्वेस्टिंग जो है ना सर, वो एक आर्ट है। और अभी तक तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए उसके बाद कोई बहुत ही अच्छे से वो फिल्टर करने लग जाए और आर्ट का रूप, मतलब आर्ट का काम भी वो कर सके, वो तो मैं नहीं कहता। बाकी जो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उसका बिजनेस मॉडल देखो और आप सोचो इस बारे में कि आखिरकार ये कंपनी कैसे तो ग्रो करेगी। अब ये ना तो NBFC है, NBFC से तो 10% है इसका इनकम और इन्वेस्टमेंट से बाकी इनकम है। शेयर बाज़ार नीचे जाएगा तो कंपनी की बुक वैल्यू नीचे जाएगी क्योंकि शेयरों के दाम नीचे जाएंगे, ये जो होल्ड करते हैं उनके, ठीक है, और जो ये बॉन्ड होल्ड करते हैं उनके दाम भी नीचे जाएंगे। अब कैसे इनकी बुक डेवलप होती है, तो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट इस कंपनी में है नहीं। बाकी आप थोड़ा सा अपना ड्यू डिलिजेंस और कर लें। रोहित जैन जी पूछते हैं कि नोवावा में नेगेटिव कैश फ्लो है, प्रोमोटर प्लेज जो है ना वो हाई है, 62% है, तो क्या ये रेड फ्लैग है क्या। देखिए प्रोमोटर का जो प्लेज है वो अगर 62% है तो रेड फ्लैग है ही। बाज़ार नीचे जा रहा है तो जिसके पास वो प्लेज होगा तो या तो उसके पास आप और कोलेट्रल रखो और नहीं है तो बाज़ार में बेचेगा। तो मुझे लगता है कि इनके शेयर में गिरावट है, नोवामा वेल्थ के शेयर में गिरावट है, वो प्लेज शेयर्स बिक रहे हैं इनके। बाज़ार में गिरावट होगी तो प्लेज शेयर अगर आपने और शेयर नहीं रखे और पैसा नहीं रखा और कोलेट्रल नहीं रखा तो ये बिक नहीं है। बाकी नेगेटिव कैश फ्लो तो देखिए इसलिए है क्योंकि लैंडिंग का काम भी करते हैं। तो लैंडिंग में क्या होता है कि आपका रॉ मटेरियल क्या है, वो रुपया है। तो रुपया जब आप दोगे
ठीक है। तो लैंडिंग आपका ऑपरेशंस है ना, जैसे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या NBFCs हैं, उनका रॉ मटेरियल तो कैश है। तो जब आप किसी को दोगे तभी तो आपके पास इनकम आएगी। तो आपके ऑपरेशंस ही पैसा देना है, तो इनकम फ्रॉम जो ऑपरेशंस जो है ना वो नेगेटिव, कैश फ्लो फ्रॉम जो ऑपरेशन है वो नेगेटिव होने वाला ही है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी प्रोमोटर प्लेज वाली प्रॉब्लम है। आशीष शर्मा जी पूछते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन में 10,000 EV बसों का ऑर्डर है, 5,000 EV एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, कैश जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो हाई है, तो इसका क्या मतलब है? तो 10,000 EV का ऑर्डर है तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5,000 प्लस EV का एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इसका मतलब ये कि मेरे प्लांट में मैक्सिमम 5,000 जो है ना 5,000 उतने EV बन सकते हैं। अब ये क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि कभी भी कोई भी प्लांट होता है ना, वो कोई रेयरली 100% कैपेसिटी पे काम करता है। जैसे आप गाड़ी है ना, उसका आप देखोगे, हो सकता है उसकी स्पीड जो है वो 90, 100, 150 किलोमीटर की हो, लेकिन आप कभी उसको 90, 100, 150 पे चलाते नहीं हो। आप उसको ज़्यादा शहर में होगा तो 50, 60, 70, हाईवे पे होगा तो 100, 150 की स्पीड अगर उसकी मैक्सिमम है। तो उसका कारण क्या होता है कि बहुत सी ऐसे प्लांट रन करते समय ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, कई बार लेबर नहीं मिलती, कई बार जो प्रोडक्ट मिक्स है ना, प्रोडक्ट मिक्स है मतलब 3 अलग अलग तरह की चीज़ें मैं बना रहा हूँ, तो वो 3 अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए मुझे मशीन रोकनी पड़ती है। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हाई है, इसका मतलब ये है कि वो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे होंगे अभी और वो कंप्लीट हो ही नहीं है। तो वो प्लांट और मशीनरी के लिए जो आप जितनी प्रोग्रेस में वो आपके बैलेंस शीट में वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में आती है। फिर पीलीभीत से आशीष उपाध्याय जी और रमेश कुमार जी IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में पूछते हैं। तो देखिए IDFC फर्स्ट बैंक, मैंने आपको कहा है छोटी साइज़ का बैंक है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, ये टेक्नोलॉजी सेवी बैंक है और इनके पास काफ़ी डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, पहले ये जो बैंक जो बना है ना, ये कैपिटल फर्स्ट और IDFC लिमिटेड के मर्जर से बना है। और इनके जो प्रमोटर है ना V वैद्यनाथन, वो बड़े इंटेलिजेंट और बड़े रेस्पेक्टेड, बैंकिंग इंडस्ट्री बड़े रेस्पेक्टेड आदमी। और जो मेरे सोर्सेज हैं एनालिस्ट कम्युनिटी में, तो वो ये कहते हैं कि कभी भी किसी बैंक में कोई डिस्कशन होता है ना, बैंक के बारे में किन्हीं बैंक्स में डिस्कशन होता है एनालिस्ट कम्युनिटी में आपस में, तो वो ज़रूर IDFC बैंक की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, वो जरूर इस बारे में डिस्कशन करते हैं IDFC बैंक क्या कर रहा है। तो इनकी कई V वैद्यनाथन साहब की कई इनोवेटिव अप्रोचेस हैं जिनके थ्रू ये बैंक को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अभी इनका जो ROA है ना वो 1% के आसपास है, जो आइडियल सिचुएशन में कम से कम 2, 2.25 होना ठीक रहता है। वैसे इनकी प्राइस टू बुक है वो 1.1 है, तो रीजनेबल सा वैल्यूएशन। लेकिन आज की तारीख में क्या है, बैंक ग्राउंड लेवल पे, जैसे मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि बैंकों की जो स्थिति है ना, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए जो बैंकों की स्थिति है ना वो थोड़ी सी डामाडोल है। इसलिए आपने देखा होगा बैंक चल नहीं रहे। तो जब तक नहीं चलेंगे, जब तक ये इंटरेस्ट रेट साइकिल कट होना शुरू नहीं हो जाएगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि भाई इस बैंक, बाकी जैसे मैंने आपको बताया टैक्स हैवी बैंक है। प्रमोटर इनके जो V वैद्यनाथन जो इनके CEO हैं वो बड़े अच्छे आदमी। अब वो एक किसी व्यक्ति के ऊपर किसी बैंक का डिपेंडेंट होना, ये भी एक अच्छी बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब आप थोड़ा सा विचार करके फिर डिसाइड करें। फिर निकी जी हिंदुस्तान फूड्स के बारे में पूछते हैं। तो देखिए क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ी अच्छी कंपनी है, मतलब इंटरेस्टिंग कंपनी, अच्छी से मतलब इंटरेस्टिंग कंपनी है। FMCG के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। अब ये क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर क्या है जी, जितने भी HUL के, टाटा कंज्यूमर के, डाबर के, है ना, ये सब प्रोडक्ट आते हैं ना, ये क्या किसी दूसरे से बनवाते हैं और खुद का सिर्फ ठप्पा लगाते हैं, अपनी क्वालिटी दे देते हैं इनको कि भाई ये बना देना, है ना, और उस पर अपना ठप्पा लगा के मार्केट में, मतलब ये जो कंपनी है ना ये सिर्फ मार्केटिंग करती है जितनी FMCG कंपनीज हैं। तो ये जो HUL है, टाटा कंज्यूमर है, डाबर है, इनके
FMCG कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, स्पोर्ट्स के जूते भी बनाते हैं, तो प्यूमा और रिबॉक के और कुछ OTC प्रोडक्ट्स जो हैं दवाइयों वगैरह के, तो उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ठेके पे काम करते हैं, भाई हमको तो मार्जिन दे देना, तुम मार्केटिंग करो, तुम कुछ करो, रॉ मटेरियल मैं ले आऊँगा, सब मैं ले आऊँगा, तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चर कर दूंगा और तुमको पकड़ा दूंगा, मुझे तो जो बनाने का बनवाई जिसको बोलते हैं बनवाई दे देना, ऐसे। अब ये क्या है कि दो तरह के इनके फैसिलिटीज़, एक है डेडिकेटेड फैसिलिटी, उसमें तो भाई बात ये जो फैसिलिटी है ना पूरी, ये जो प्लांट है इसमें सिर्फ मेरा ही माल बनेगा, HUL कह देगा भाई मेरा ही माल बनेगा, किसी और का नहीं बनेगा, तो उसमें मार्जिन थोड़ा सा कम होता है। दूसरा एक शेयर्ड फैसिलिटी है, शेयर्ड में क्या है, कभी किसी का माल बना दिया, कभी किसी का माल बना दिया, जो आए जिसका ही माल बना दिया, ठीक है, उसमें इनका थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा होता है। अब इनका एक और आइडिया है, ये क्या करते हैं कि जैसे किसी का ऑर्डर आया, किसी FMCG कंपनी का फॉर एग्जांपल ऑर्डर आया, तो ऑर्डर आने पर ये क्या करते हैं कि नई फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, या उससे ये कह देते हैं भैया तेरे पास जो अभी फैसिलिटी है ना, जहाँ से तू अभी माल बना रहा है, वो तू हमें दे दे, हम खरीद लेते हैं इसको। तो बैंक से लोन ले लेते हैं ये हिंदुस्तान फूड्स वाले, और उससे जो आपका क्लाइंट है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, उससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि वो जो किराया भाड़ा जो उन्होंने प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो खर्चे के लिए लोन लिया है ना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने किया है उसके लिए बैंक से लोन लिया, वो खर्चा निकल जाए और थोड़ा खुद का मार्जिन निकल जाए। बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है, ठीक है। फिक्स्ड प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट है, भाई इतना तो मेरे को वारंटेड मिलेगा ही मिलेगा, मेरा खर्चा लोन का पैसा चुक जाएगा और मेरे को कुछ मार्जिन मिल जाएगा। अच्छा मॉडल है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। सेल्स जो पिछले 3 सालों में 25% से बढ़ी है, प्रॉफिट 36% से बढ़ा है, ROE 18% है, डेट इक्विटी रेशियो जो है 1.15 है, थोड़ा सा ज़्यादा है एक्चुअली, है ना, क्योंकि इनको बार बार प्लांट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, नए नए प्लांट, कोई कहता है भाई मेरे लिए ये सामान बना दो, तो फिर अलग फैसिलिटी लेके उधार लेके प्लांट कंस्ट्रक्ट करना या प्लांट को ख़रीदना और फिर उससे माल बनाना, तो डेट इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ये डिपेंडेंट हैं किन के ऊपर, FMCG कंपनी या जो भी ओरिजिनल मार्केटर जो है ना, जो क्लाइंट है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रमोटर भी बड़े अच्छे हैं, एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कत ये है कि कंप्लीटली डिपेंडेंट होने का मतलब इनकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये जो हैं कंप्लीटली अपने क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। कुछ लफड़ा हो गया, कुछ मान लीजिए उनको कोई सस्ता माल बनाने वाला मिल गया या कोई अच्छा इनसे बेटर कोई कॉम्पिटिटर मिल गया, तो इनकी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, बात जो असली है ना वो ये है कि 6,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और P60 का है। अब आप ये देखिए कि अभी जो बाज़ार है ना वो स्मॉल और मिड कैप से सख्त नाराज़ है, सारा खाया पिया निकाल रहा है, ठीक है। तो ये इस स्थिति में आज गिरावट के दौर में भी इसका P60 है। हालांकि प्रमोटर के पास 62.22% है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। FII के पास 5.45 है जो राइज हुई है, और DII के पास 14.06 है, रिटेल के पास 18% के आसपास है। तो बात ये है कि 60 का पी देखो, मैं तो देने वाला नहीं हूँ इस खराब माहौल में। 60 का पी स्मॉल कैप में थोड़ा सा रिस्की है, बाकी एक बार आप फिर भी विचार कर लें, ठीक है। अशोक पोखरियाल जी, धन्वंतरी अनिल आर्य जी, ये दोनों टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सी के बारे में पूछते हैं। धन्वंतरी अनिल आर्य जी का कहना ये है कि उन्होंने टाटा टेक्नोलॉजी 1172 रुपये में लिया है और उनका ये मानना है कि ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, ठीक है, बच्चे के लिए लिया है और लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, और कहते हैं पैसा बना के देगा ये। देखिए हम भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन जब भी आप लॉन्ग टर्म की बात करें ना तो आप भाव जरूर देखें। इसका हाई जो था ना, ये जब इसका IPO आया था ना अनिल आर्य जी, तो इतना हाइप था कि पब्लिक ने मर्जी आए जिस जगह जिस भाव पे ले लिया। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सोना हुआ, हीरा हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका दुनिया में भाव नहीं है। अनाप शनाप भाव कैसे दे सकते हो आप? गोल्ड
जैसे मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए तोला आप दे दोगे क्या? आप कहोगे ना ये भाव नहीं है, तो वहाँ तो स्क्रीन पे आपको भाव दिखाई देता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। सुनार के यहाँ तो फिर भी कुछ लफड़ा हो सकता है कि भाई वो उल्टी सीधी कुछ बात बताए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है ना। दूसरी बात, टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सीज और टीसीएस, ये तीनों ओवरलैपिंग बिजनेस में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब इनके जो बिजनेस है ना वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। तो एक बार तो ये भी हुआ था कि टाटा एलेक्सी का मर्जर जो है ना वो टीसीएस में कर दिया जाए, ये भी बात चली थी। तो ये जो कंपनी है ना, ये ठेकेदार कंपनी है, जैसे मैंने आपको कहा। और अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे ट्रम्प साहब है ना वो घुर्रा रहे हैं, वो जिसको वो सामने जो भी दिखाई देते हैं ना उसको काटने दौड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अभी ये थोड़े ठंडे रहेंगे। वैसे मेरे समझ में आपने 1172 में थोड़ा सा, मतलब अनिल आर्य जी ने 1172 में थोड़ा सा महंगा लिया है। अब इसका हाल देख लीजिए, टाटा एलेक्सी का चल ही नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन बहुत हाई हो गए थे। तो हाई वैल्यूएशन भी नहीं लेना, नीचे आए तब लेना है चीज़ को, और तसल्ली से बैठना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई टाटा टेक्नोलॉजीज चलना तो चाहिए, टाटा की कंपनी है तो कोई प्रॉब्लम तो इसमें है नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि दुआ करता हूँ रादर कि शेयर चलेगा। और अगर आप 10-15 साल होल्ड करेंगे तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई ये नहीं चलेंगे शेयर। लेकिन रिटर्न कितना दे पाएंगे यहाँ से 1172 से, क्योंकि टाटा एलेक्सी भी जो है ना 9000 के बाद अभी देखिए 5-5.5 हज़ार पे आ गया, और बहुत दिनों से बुल मार्केट निकल गया, लेकिन टाटा एलेक्सी हिला नहीं है। लेकिन उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपको नुकसान नहीं होगा, कम से कम फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।